हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से गए, तब वे भारत और पाकिस्तान नामक दो देश हमें देकर गए। हिंदुस्तान का पंजाब, सिंध, बंगाल इलाका अत्यधिक उपजाऊ इलाका था। इस उपजाऊ इलाके का अधिकांश हिस्सा विभाजन में पाकिस्तान के हिस्से आया। ठीक उसी समय विश्व राजनीति भी भारत के प्रबल समर्थन में ऐसी नहीं थी कि सब कुछ ठीक रहता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को समझा। उन्होंने एक और दुनिया से अच्छे संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए, तो दूसरी तरफ भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने कल कारखानों की स्थापना पर बल दिया, पन बिजली घर के सपने देखे, बड़े बड़े बांध बनवाने का संकल्प लिया, शिक्षा पर बल दिया, कला, साहित्य, संस्कृति के आयाम छुए। यही नहीं, अणु परमाणु तक की समझ के साथ विज्ञान और वैज्ञानिकों से भी हाथ मिलाया, अवसर सृजित किए। देश ने शून्य से आगे की यात्रा प्रारंभ की। जहां सुई तक नए बनाए जाने का माहौल था, वहां देखते ही देखते देश प्रगति की राह चल पड़ा। शहर दौड़ने लगे, गांव जागने लगे, परंतु वह समय इतना आसान कहा था। भारत का परम मित्र सोवियत संघ यानी कि रूस था। रूस और चीन की अपनी आपसी ठसक थी, अमेरिका की अपनी ठसक। चीन और अमेरिका भारत की इस अप्रत्याशित समृद्धि और दृष्टि से इतनी खुश नहीं हुए। हाँ, रूस साथ खड़ा था। चीन आंतरिक विद्रोह झेल रहा था। अपने आंतरिक विद्रोह से जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन के तानाशाही रवैये ने भारत पर आक्रमण किया। भारत इसके लिए तैयार नहीं था। भारत चीन युद्ध का परिणाम सबके सामने रहा। युद्ध की विभीषिका के बाद तमाम संकट नए सिरे से आए। ऊपर से अकाल की क्रमिक रूप से मारामारी, जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि भी। संकट यहाँ तक आन पड़ा कि खाद्यान्नों के लिए भारत सोचने लगा। अमेरिका जैसे देशों ने आंख दिखानी शुरू की, पर कुशल रणनीतिकार नेहरू ने सब कुछ फिर से व्यवस्थित किया। नेहरू का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय भी आज की तरह पाकिस्तान को चीन व अमेरिका की शय थी। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने भारत को युद्ध में झोंका। अकालों की मार भारत झेल ही रहा था। खाने को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं थे। भारत क्या करे? उधर अमेरिका यह सब जान रहा था। उसने अपने खाद्यान्न कानून पब्लिक लॉ PL 480 के तहत भेजे जाने वाले गेहूं के विषय में किंचित आनाकानी की, पर बात जमी नहीं। अंततः अमेरिका ने एकदम घटिया स्तर का गेहूं, जो प्राय अमेरिका में पशुओं को खिलाने के काम आता था, भारत को भेजा। भारत का स्वाभिमान जागा। भारत ने पूरी तरह सोचना प्रारंभ किया कि हमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना होगा। हालांकि इस दिशा में नेहरू भी लगे थे। वे जहां भी जाते किसानों से कहते कि हमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना है। यहाँ स्क्रीन पर अखबार की एक कटिंग है, जिसमें इतिहास का लेखा जोखा है। 14 फरवरी 1948 का हिंदुस्तान अखबार। 14 फरवरी 2024 को यह अखबार अपने कॉलम 75 साल पहले में लिख रहा है। 13 फरवरी, आज प्रातःकाल अहमदाबाद से आनंद तक 50 मील तक रेलवे लाइन के सहारे गुजरात के ग्रामीण लोगों की विशाल भीड़ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दर्शन के लिए खड़ी थी। नेहरू जी यहाँ वल्लभ नगर की आधारशिला रखने के लिए एक विशेष रेलगाड़ी से आए थे। यह नगर उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय नगर के रूप में बसाया जा रहा है। नए नगर का स्थान रामसद गांव की सीमा पर है, जो सरदार पटेल का जन्म स्थान है। इस प्रस्तावित नगर के समीप कुछ कॉलेज और छात्रावास बस रहे हैं। इनकी आधारशिला गत वर्ष रखी गई थी। नगर की आधारशिला रखने के बाद भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह नगर और इसके आसपास बनी हुई संस्था इस बात का सहप्रमाण देती है कि रचनात्मक उद्योग से सब कुछ किया जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस नगर का नाम भारत माता के प्रख्यात पुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, किंतु उन्हें तो समस्त भारत अपना मानता है और वे समस्त भारत के हैं भी। चूंकि यह स्थान सरदार का जन्म स्थान है, इसलिए वह इस सम्मान का पात्र है। गुजरात आने की मेरी इच्छा बहुत पहले से थी, किंतु मुझे उसका अवसर नहीं मिला। अब मैं यहाँ तीर्थ यात्रा करने आया हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि गुजरात में अकाल की अवस्थाएं हैं। मैं अपनी ओर से आपको आश्वासन देता हूँ कि केंद्रीय सरकार आपके कष्ट दूर करने के प्रयत्न करेगी, किंतु साथ ही लोगों को अपने प्रयत्न में भी कसर न रखनी चाहिए और वर्तमान अवस्थाओं में जितना पैदा किया जा सके उतना उन्हें पैदा करना चाहिए। देश की खाद्यान्न स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नदियों के बांध बनाने की योजनाएं पूरी नहीं होती हैं, तब तक देश में खाद्य पदार्थों की कमी रहेगी। मैं भी इस बारे में लोगों को शक्ति भर प्रयत्न करने और यदि आवश्यकता है तो खाने पीने की अन्य चीजों से अन्न की कमी पूरी करने की सलाह देता हूँ। ऐसे अनेक तथ्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, अकाल भोग रहा था, तब देश के मुखिया नदियों के पानी को खेतों में पहुंचाने और अन्न का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सोच रहे थे, उसी दिशा में लगे थे। जो भारत आज अन्न का निर्यात कर रहा है, दूसरे देशों को खाद्यान्न भेज रहा है, यह उसी देश की कहानी है। पर
तब तीर्थ यात्राएं स्कूल कॉलेजों के नगरों की आधारशिला रखने की थी तथा बात कृषि में आत्मनिर्भर बनने की थी, कृषि को बढ़ावा देने की थी। जैसा कि हमने जिक्र किया, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, पाकिस्तान का युद्ध आया, देश में खाद्यान्न संकट और गहराया, अमेरिका ने गेहूं को लेकर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। तब शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। याद होगा कि शास्त्री जी ने तब नागरिकों से आग्रह किया कि एक समय का खाना बंद कर दो, जो अनाज बचेगा वही बचत हमारा संकट दूर कर देगी, हम किसी दूसरे देश के मोहताज नहीं होंगे। तब नागरिकों ने उपवास रखकर कमाल दिखाया था। शास्त्री जी ने तब किसानों को कहा कि अन्न उत्पादन में स्वयं को झोंको, सरकार आपका समर्थन करेगी। शास्त्री जी के इसी समर्थन से किसान उत्साहित हुए। उस वक्त के कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने बात को अंजाम तक पहुंचाया। हरित क्रांति की नींव पड़ी। सन 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री ने एल.के. झा के नेतृत्व में खाद्य अनाज मूल्य समिति का गठन किया। आपको ध्यान होगा कि एल.के. झा यानी कि लक्ष्मीकांत झा 1937 बैच के आईएएस थे तथा उस वक्त शास्त्री जी के सचिव थे। झा इंदिरा गांधी के भी सचिव रहे, आगे चलकर आरबीआई के गवर्नर रहे, राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे। एल.के. झा के नेतृत्व वाली समिति में टीपी सिंह, बी.एन. आधारकर, एम.एल. दंतवाला, एस.सी. चौधरी अन्य सदस्य थे। इस समिति ने व्यापक अध्ययन कर 24 सितंबर 1964 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में यह कहा गया कि खाद्य संकट को हल करने के लिए किसानों को यह भरोसा सौंपना होगा कि उनकी फसल सरकार एक तय मूल्य पर खरीद लेगी। इससे किसान फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा कृषि बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तथा देश में अनाज संकट का हल होगा। समिति ने सुझाव दिया कि मूल्य निर्धारण के लिए कृषि मूल्य आयोग यानी कि एपीसी का गठन हो, खरीद के लिए एफसीआई भारतीय खाद्य निगम का गठन हो। इस समिति की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ, जिसका आगे चलकर 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस किया गया, जो कि आज भी समर्थन मूल्य का निर्धारण कर सरकार के सामने रखता है। खाद्य अनाज मूल्य समिति की बात शास्त्री जी ने उस वक्त समझी तथा इस रिपोर्ट को उसी दिन 24 दिसंबर 1964 को मंजूरी दे दी। भारत सरकार के सचिव बी शिवकुमार ने 19 अक्टूबर 1965 के हस्ताक्षर के साथ ही भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने की नीति स्वीकार हुई। सबसे पहले गेहूं पर यह समर्थन मूल्य तय हुआ। 1966-67 में भारत सरकार ने पहली बार गेहूं पर 54 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया। धान यानी कि चावल भी श्रेणी में आया। वह समय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल का समय था। इस शुरुआत के बाद किसान निश्चिंत हुए, फसल के प्रति समर्पण हुआ। एम.एस. स्वामीनाथन के सुझाए उपजाऊ क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जमकर मेहनत की तथा खाने के दानों को तरसते भारत को अपने पसीने से सींचकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना। इसी कारण सरकार ने इस बात को समझा तथा निरंतर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात का समर्थन करती रही। रबी तथा खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में तय फार्मूले से वृद्धि करती रही। कालांतर में गेहूं, धान के साथ कुछ और फसलें भी जुड़ती चली गई, मूल्य भी उसी अनुरूप तय होता चला। अब सवाल उठता है कि CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस आधार पर करता है, कैसे तय होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसा कि हमने जाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार को अनुशंसा CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। यह आयोग फसल की आपूर्ति और मांग की स्थिति, घरेलू तथा दुनिया के बाजार में मूल्य की स्थिति, आयात निर्यात नीति, मुद्रास्फीति, व्यापार की शर्तों आदि को ध्यान में रखकर फसल की 3 प्रकार की उत्पादक लागत तय करता है। इस 3 प्रकार को A2 प्लस FL व C2 नाम से जाना जाता है। A2 में किसान द्वारा किसी भी फसल के उत्पादन हेतु बीज, उर्वरक, श्रम, भूमि का पट्टा, पशु श्रम, मशीनी खर्च, ईंधन, सिंचाई आदि पर लगाए गए सीधे खर्च को जोड़ा जाता है। A2 प्लस FL में FL यानी कि फैमिली लेबर जोड़ दी जाती है। किसान खेती करता है तो कुछ कृषि मजदूर दिहाड़ी वेतन पर लाता है, कुछ उसके परिवार के सदस्य होते हैं। साल भर परिवार के सदस्य अवैतनिक मेहनत करते हैं, पर उनकी दिहाड़ी तो फसल की लागत में जुड़ती है ना। आयोग FL में एक अनुपात में पारिवारिक सदस्यों के श्रम को उसमें जोड़ता है। C2 में A2 व A2 प्लस FL में अन्य लागत यानी कि किसान के मालिकाना हक वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज की गणना भी जोड़ दी जाती है। एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जिस राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, उसमें अनुशंसा की गई थी कि समस्त लागत पर 1.5 गुना लाभांश का गणित तो हो ही हो। इसी क्रम में C2 लागत में 50% लाभांश मानकर यानी कि 1.5 गुना मूल्य की बात मानकर C2 की गणना की जाती है।
जैसे लागत समस्त श्रम खर्चे 1000 रुपए प्रति क्विंटल हैं तो 1500 रुपए C2 होगा, जिसकी सिफारिश यह CACP समिति भारत सरकार की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA को करती है। यही CCEA सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। यह सिफारिशें प्राप्त होने के बाद निर्णय होने के बाद सरकार फसल बुआई से पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। रबी तथा खरीफ भारत में दो बड़ी फसलें हैं, अतः साल में 2 बार यह घोषणा सरकार करती है, रबी की बुआई से पूर्व तथा खरीफ की बुआई से पूर्व। पूर्व इसलिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को तथा अपनी लागत को समझकर किसान यह निर्णय कर सकें कि उन्हें कौन सी फसल लेनी है, सरकार द्वारा खरीद की स्थिति में मूल्य क्या रहना है, लागत क्या आनी है, MSP का फायदा क्या है। सरकार द्वारा MSP तय करने से किसानों को एक न्यूनतम मूल्य की समझ मिलती है, वहीं सरकारी खरीद एजेंसियों में बाजार को एक निर्धारित मूल्य मिलता है। इससे कीमतों में स्थिरता, किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलने की गारंटी, आपूर्ति की कमी पर नियंत्रण तथा उचित मूल्य में खरीदारी का फायदा मिलता है। कितनी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य की श्रेणी में हैं? आज दिनांक तक 23 फसलें श्रेणी में हैं। इसमें गन्ने को निकाल दें तो 22 फसलें हैं। गन्ने को इसलिए कि गन्ने का समर्थन मूल्य सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत करती है, जिसे FRP कहा जाता है। FRP वह न्यूनतम दाम है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। शेष बची इन 22 फसलों में अनाज, दलहन, तिलहन तथा 4 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ, रागी 7 फसल खाद्यान्न श्रेणी की, मूंग, अरहर, तूर, चना, उड़द, मसूर 5 फसलें दलहन की, राई, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, तोरियां, सरसों, नाइजीर, बीज 8 तिलहन फसलें तथा वाणिज्यिक फसलों में कपास, खोपरा, कच्चा जूट आदि। सरकार किसानों से अनाज क्यों खरीदती है? सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराए। खाद्यान्न भी उस श्रेणी में आते हैं। इसकी पहुंच के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रारंभ किया, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम आने के बाद से और अधिक प्रभावी हुआ। इस प्रणाली की दुकानें गांव-गांव, शहर के वार्ड में एक निर्धारित प्रक्रिया से स्थापित हैं, जिनके जरिए जनता तक सरकार अनाज आदि पहुंचाती है। यह अनाज किसानों से 1965 में स्थापित FCI के माध्यम से कृषि उपज मंडियों में से खरीदा जाता है तथा FCI के गोदामों में रखा जाता है, जो वहां से क्रमशः PDS की दुकानों तक पहुंचता रहता है। जनता को सरकार द्वारा निर्धारित कम मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार कितनी खरीद करती है? इन 22 फसलों की खरीद सरकार करती है। अब सरकार कितनी खरीद करती है, इसका तय मानक नहीं है। लगभग उत्पादित फसल का 25% सरकार खरीद करने का उच्चतम मानक रखती रही है, परंतु यह सच कड़वा है कि सरकार इतना नहीं खरीदती। FCI के पुनर्गठन के संबंध में भारत सरकार ने अगस्त 2014 में शांता कुमार समिति का गठन किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्य और एक विशेष आमंत्रित सदस्य थे। मोदी सरकार द्वारा गठित इस शांता कुमार समिति ने अपने अध्ययन में माना कि मात्र 6% किसानों से ही MSP पर फसल खरीद होती है, यानी कि MSP पर खरीद से 90% से अधिक किसान वंचित रहते हैं। वे बिचौलियों, स्थानीय बाजार, मंडियों, आढ़तियों आदि के यहाँ अपना अनाज कम मूल्य पर या बाजार मूल्य पर बेचने के लिए विवश होते हैं। किसान सरकारी खरीद में सीधे कितने हिस्सेदार हैं? इस संबंध में एक जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा कुल खरीद का 50% से कम का है। इसका कारण किसान अपनी उपज को कृषि उपज मंडियों तक लाने के प्रति प्रोत्साहित न होना, परिवहन की लागत, कृषि उपज मंडियों में लगती लंबी कतारें, रसीद काटने के बाद भी लंबा इंतजार, उस इंतजार के कारण कृषि कार्यों में होने वाला नुकसान तो है ही है, वहीं बिचौलियों की मशीनरी के साथ सांठ-गांठ भी है। बिचौलिए MSP से कम दाम पर अनाज किसानों से खरीद लेते हैं तथा सरकारी मशीनरी उन बिचौलियों को MSP दे देती है। यह पारदर्शिता का अभाव, MSP का लाभ भी बिचौलियों को दे दिया जाता है। किसान की हालत जस की तस बनी रहती है। ऐसे में किसान भरपूर मेहनत करने के बाद भी आर्थिक संकट में रहता है। उर्वरकों, रसायनों, मशीनों की अत्यधिक लागत, सिंचाई के संकट और खर्चों के बीच से किसान अपनी लागत और लाभांश में फंस जाता रहे, लाभ मिल ही नहीं पाता। इससे तनाव और मानसिक विचलन भी होता है। आर्थिक दबाव में किसानों की आत्महत्या करने तक के समाचार आते रहते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किसानों और कृषि श्रमिकों ने 10,881 तथा वर्ष 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में आत्महत्या करने वालों की संख्या अधिक है। यह तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ा भर है, इससे अलग स्थितियां और भयावह हैं। MSP कानून क्यों हो?
किसान तथा किसान संगठन समय समय पर तथा विभिन्न आंदोलनों में लगातार मांग करते रहे हैं कि सरकार एमएसपी दे रही है। 22 फसलों पर एमएसपी में प्रतिवर्ष अध्ययन अनुसार मांग आपूर्ति की बाजार की समझ के साथ किंचित वृद्धि भी कर रही है, परंतु इस व्यवस्था को कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया जाए, यानी कि एमएसपी कानून लाया जाए। तो फिर क्या अब कानून नहीं है? नहीं। भले ही 1966-67 में फसलों पर एमएसपी निर्धारित हो रहा हो, पर अब तक इसके संबंध में कोई कानून नहीं है। यह सरकार की एक नीति भर है। एमएसपी देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। कोई सरकार चाहे कि एमएसपी नहीं देनी, तथा अगर वह ऐसा करती है तो देश का कोई कानून उसे बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं, एमएसपी आपको देनी पड़ेगी। अगर एमएसपी कानून आ जाता है तो फिर भविष्य में हर सरकार एमएसपी देने के लिए बाध्य होगी। किसान यही चाहते हैं कि फसलों के एमएसपी कानून आने से किसी भी सरकार के मन में पैदा होने वाले खोट से बचा जा सकता है। कोई सरकार अगर उद्योगपतियों के प्रति, बाजार के खरीदारों के प्रति ज्यादा प्रेम रखने वाली हो और उनकी समझ के अनुसार एमएसपी जारी ही नहीं करे या वार्षिक वृद्धि नहीं करे, तो किसान की फसल संकट में न आए। कानून उस सरकार पर बाध्यकारी हो जाएगा तथा सरकार की नीतियां कृषि उन्मुख ही रहेंगी। कानून से सरकार को क्या फायदा? अगर सरकार एमएसपी कानून लाती है तो कृषि उपज का किसान को वाजिब मूल्य मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। फसलों की बंपर पैदावार हो तो उस स्थिति में बाजार उसका मूल्य गिराते हैं, किसान अक्का बक्का रह जाता है, उसकी लागत ही नहीं निकल पाती। वहीं फसल उत्पादन कम होता है तो बाजार उसका मूल्य ऊंचा कर देता है, किसान और उपभोक्ता दोनों ठगा सा महसूस करते हैं। कानून आने से इस विकट स्थिति से बचा जा सकता है। इससे बड़ा लाभ सरकार और समाज को होगा कि ऐसे कानून होने से रोजगार का कृषि एक व्यापक क्षेत्र बन जाएगा। आज हालात यह है कि व्यापारी अपनी संतान को व्यापार में संलग्न करता है, परंतु किसान अपनी संतान को यह कभी नहीं कहता कि खेती करो, क्योंकि खेती आमदनी का स्थायी जरिया नहीं रह गई है। आजीविका का संकट है, खेती संशय में है। फसल कभी होती तो कभी नहीं भी होती है तो उचित मूल्य नहीं मिलता, कभी प्राकृतिक आपदाओं से तबाह हो जाती है, कभी सरकारी नीतियों से तबाह हो जाती है। ऐसे में किसान सोचता है कि उसकी संतान तो कहीं स्थायी रोजगार की दिशा में बढ़े, सरकारी नौकरी करे या फिर ऐसा व्यापार आदि करे जिससे उसके भविष्य का संकट न रहे। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने भी माना था कि 1961 में कृषि से जुड़े रोजगार में 75% लोग लगे थे, जो कि सन 2000 आते आते 60% से भी कम हो गए। सरकार कृषि क्षेत्र में एमएसपी आदि ऐसे कानून लाती है जिससे स्थायी रोजगार और लाभ का कृषि उपक्रम बन जाए, तो हर किसान चाहेगा कि उसकी संतानें कृषि कार्य ही करे, खेती में संलग्न रहे। खेती दूसरे बेरोजगारों को भी रोजगार देने का माध्यम बनेगी। तब भारत में बढ़ती बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार का नया मार्ग भी खुलेगा। इस क्षेत्र में अपराध, आत्महत्याएं आदि का संकट खत्म हो जाएगा। एक और फायदा होगा कि किसानों ने जैसे देश को खाद्यान्न संकट से निकाला, उसी तरह अन्य कृषि उत्पादनों पर भी नजर डाली जाए तो भारत बहुत सी कृषि जिन्स आयात कर रहा है, उनमें भी आत्मनिर्भर बन सकता है। आयात को बंद करवाकर निर्यात की स्थिति पैदा कर सकता है, बशर्ते सरकार उन फसलों को एमएसपी के दायरे में लाए तथा किसानों को उस तरफ ले जाने के लिए प्रोत्साहन दे, जैसा प्रोत्साहन कभी हरित क्रांति के समय, एमएस स्वामीनाथन के समय, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और उसके बाद के नेतृत्व के समय में हुआ था। गेहूं, धान आदि में अगर देश आज आत्मनिर्भर है तो उससे इतर जो फसलें हैं उन पर एमएसपी लागू कर या बढ़ाकर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वहीं बंपर पैदावार फसलों का व्यापक निर्यात कर भारत दूसरे देशों से कूटनीतिक संबंध तो बना ही सकता है, साथ ही अपने किसान ही नहीं, अपने देश की आर्थिक लाभ की स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। जरूरत है उद्योगपतियों को समझने के बजाय कृषि उपज, कृषि जिन्स के लाभ, बाजार, मांग आपूर्ति, आयात निर्यात को समझने की। यह समझ विकसित होते ही न देश का किसान मरेगा, न खेती मरेगी और न देश का मूल स्वरूप खत्म होगा। ऐसे में खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरने का भाव सदैव बना रहेगा।